हमारे YouTube चैनल पर आज हम पढ़ने जा रहे हैं अकबर के नवरत्नों के बारे में। अकबर के नवरत्नों के बारे में अपन एक जबरदस्त ट्रिक के माध्यम से पढ़ेंगे, जिससे आपको याद करने की ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी। उसी के हिसाब से देखिए, सबसे पहले इसकी जो ट्रिक है वो किस हिसाब से है। ट्रिक है टाटा कंपनी है, उस हिसाब से आप याद रह जाएगा। टाटा FM रेडियो चैनल, FM एंड BHM, ठीक है। ये आपको ट्रिक। अब आपको इसको कैसे इसे लिंक करते हुए कैसे चलना है और कैसे याद होगी आपको। सबसे पहले आप जो इस ट्रिक को है कंटिन्यू लिख दो। TA टाटा FM BHM, टाटा FM BHM। अब इसके बाद में जो इसके प्रमुख जो नवरत्न थे, उनके विद्वान थे, उनके बारे में अपन पढ़ेंगे। तो सबसे पहले अपन पढ़ रहे हैं, तो वो पढ़ रहे हैं टोडरमल। अब टोडरमल के बारे में, ये अकबर का प्रमुख नवरत्नों में से वित्त मंत्री था। प्रमुख जो जितने भी मंत्री थे, उन मंत्रियों में ये जो टोडरमल था, ये प्रमुख वित्त मंत्री था। जो आय व्यय के जितने भी साधन या संसाधन जो थे, वो इसी के द्वारा संचालित किए जाते थे। इसी के देखरेख में ये कार्य कंप्लीट किए जाते थे। अब देखो टोडरमल के बारे में और क्या क्या विशेष बातें हैं। टोडरमल अकबर से पहले, अकबर के संरक्षण में आने से पहले टोडरमल शेरशाह सूरी, जो सूर वंश का संस्थापक था, उसके संरक्षण में रहा था। और वहीं से उसने सबसे पहले जो भूमि व्यवस्था, जो राजस्व प्रणाली है, उसने वहीं से लिखी थी। क्योंकि जो शेरशाह सूरी था, वो राजस्व प्रणाली में बहुत ही महत्वपूर्ण अपना योगदान देता था। बाबर एक अच्छा योद्धा था, वो केवल लड़ाइयाँ लड़ता था और अपने साम्राज्य का विस्तार करना चाहता था, लेकिन अच्छा प्रशासक नहीं था। लेकिन अच्छा प्रशासक, अगर मुगल साम्राज्य की नींव की अगर बात की जाए, तो वो कहीं ना कहीं शेरशाह सूरी ने उसका बहुत बड़ा योगदान दिया। क्योंकि शेरशाह सूरी की प्रणालियों को ही आगे चलकर अकबर ने अपनाया था। तो ये बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, ये फैक्ट आप मान लो, ये हकीकत है ये बात। और अच्छे तो ये टोडरमल ने वहीं से अपनी राजस्व व्यवस्था से जो सीखी थी, और उसी का फायदा अकबर को मिला। और इसीलिए टोडरमल को सबसे पहले 1572 में इसे गुजरात का, जब 1572 में इसने अकबर ने गुजरात विजय की थी, सबसे द्रुतगामी विजय थी अकबर की। तो यहाँ पे उसने गुजरात विजय की थी, और गुजरात विजय के बाद में इसे वहां का प्रशासक नियुक्त किया था टोडरमल को। तो सबसे पहले तो ये वित्त मंत्री था, ये बात आपको याद रखनी है। वित्त, आय व्यय, जितने भी पैसे लेन देन का काम था, वो सब टोडरमल संभालता था। और उसी के अलावा ये वित्त मंत्री था, और उसके अलावा ये गुजरात का 1572 में इसको गुजरात का प्रशासक, या आप यूं कह सकते हैं कि भू राजस्व बंदोबस्त के लिए इसे नियुक्त किया गया था। अतः इसे गुजरात से उसने सबसे पहले वहां पर देशसाला पद्धति को लागू किया। अब कई बार RS के क्वेश्चनों में आता है कि देशसाला पद्धति क्या है, रिटर्न में जब लिखते हैं, तो ये बहुत अच्छा कंसेप्ट है। मैं आपको बता देता हूँ कि देशसाला जो पद्धति है, ये वो होती है जो अपने जो जितने भी 10 सालों का कृषि का आय, जितने भी संबंधित आंकड़े होते हैं, उन 10 सालों का रिकॉर्ड रखकर उसमें जो 10 का भाग देके जितना भी एक औसत जो निकलती है, उसी औसत के आधार पर कर टैक्स फिक्स किया गया था कि ये आज से अपने ये टैक्स लगेगा। तो इस आधार पर जो ये पद्धति थी, ये देशसाला पद्धति कहलाई। और इसी को आगे चलकर अकबर ने अपने पूरे साम्राज्य में, जो मुगल साम्राज्य था, उसमें इसको लागू करवाया। ठीक है, तो अपन ये कह सकते हैं इसकी देशसाला पद्धति किसकी थी, टोडरमल की थी, देशसाला पद्धति। इसके अलावा इसके बारे में और महत्वपूर्ण बातें क्या क्या है कि जो टोडरमल था, टोडरमल की याद में बादशाह की सवारी निकाली जाती है। बादशाह की सवारी ब्यावर में है ना, तो बादशाह सवारी ब्यावर में, ब्यावर कहाँ पड़ता है, अजमेर में। जो अजमेर में ब्यावर जो जगह है, वहां पर बादशाह की सवारी निकाली जाती है होली के ठीक दूसरे दिन।
होली के ठीक दूसरे दिन बादशाह की सवारी निकाली जाती है। उसका मेन रीजन यह था कि अकबर ने टोडरमल की विद्वता से प्रभावित होकर उसे एक दिन के लिए राज्य अपना उसे सम्राट नियुक्त किया था, और उसी की याद में यहाँ पर बादशाह की उसने एक दिन में, जब बादशाह बना था तो एक दिन के लिए उसने अपनी जो रैली निकाली थी बादशाह के रूप में, और खूब जो सोने चांदी और स्वर्ण मुद्राओं का दान किया था, और उसने जी भर के उसमें जनता में लुटाया था। तो उसी की याद में आज होली के दूसरे दिन जब उस बादशाह की सवारी निकलती है तो उसमें गुलाल उड़ाई जाती है, और उस गुलाल को लोग अपने चेहरे पे लगा के और बहुत बढ़िया महोत्सव के रूप में इसे मनाते हैं। तो ये कुछ विशेष बातें टोडरमल के संबंध में। तो इसके बाद में कुछ अपनी गुजरात विजय है, देशला पद्धति है, उसके अलावा बादशाह सवारी, ये कुछ क्वेश्चन बनते हैं। तो इसके बारे में ये बातें, इतनी बातें याद रखनी। उसके बाद में जो है दूसरा नेक्स्ट है जो अब्दुल रहीम। अब्दुल रहीम, अच्छा ये कौन थे भाई? अब्दुल रहीम वो थे, ये बेरम खां के पुत्र थे। बेरम खां वो था जिसने अकबर जिसकी संरक्षण में राजा बना था। अकबर जब 13 वर्ष की उम्र में था तो कलानौर पंजाब में उसका 14 फरवरी को कलानौर पंजाब में उसका राज्याभिषेक किया गया। जब हुमायूं की मृत्यु हो चुकी थी तब उसे, जब ये वापस आया तब यहाँ पे हेमू विक्रमादित्य, जब हिंदू का जो अंतिम हिंदू शासक था दिल्ली पर, हेमू जिसका नाम था, उससे पराजित करने में एक महत्वपूर्ण योगदान दिया। किसने? बेरम खान। उस बेरम खान का पुत्र ही था अब्दुल रहीम। इसी की पत्नी का नाम था सलीमा बेगम या सलीमा बानो। तो इसने, जब इससे कुछ शक हो गया था, वो किसी अन्य मंत्रियों के कारण वो काफी प्रभावित हुआ था, उनसे काफी नाराज होकर उसने उससे विद्रोह कर दिया था। और उसी का विद्रोह दबाकर फिर अकबर ने उसके सामने कुछ बातें रखी, या तो वो जाहिरीन करने मक्का मदीना चले जाए, और या फिर अपना जो है विशेष जो अपना सलाहकार नियुक्त हो जाए या गुप्तचर बन जाए। तो उसने वहां मक्का मदीना जाना तय किया, और वहीं पर उसने किसी अफगान सैनिक ने उसकी हत्या कर दी। और उसके बाद में जो सलीमा बेगम थी, इसकी माता का नाम था सलीमा बेगम, अब्दुल रहीम की, उससे अकबर ने विवाह कर लिया। क्यों? क्योंकि उसके परिवार की थी, जो हुमायूं की बहन थी गुलबदन बेगम, उसी की पुत्री थी सलीमा बानो। अतः उसे अकबर ने विवाह कर लिया, और अब्दुल रहीम को अपने पुत्र के समान अच्छी उच्च शिक्षा और देने के कारण ये आगे चलकर बड़ा अच्छा विद्वान बना, और आगे चलकर जहांगीर का भी गुरु बना। इसी के कारण जहांगीर प्रभावित होकर, आगे अपन देखेंगे जंजीर व्यवस्था, हिंदुओं के प्रति उदार नीति आदि, इनके बहुत ज्यादा प्रभाव पड़े। तो ये जो अब्दुल रहीम है, ये इसके बारे में ये था अच्छा कवि था या विद्वान था। उसके अलावा विद्वान के अलावा ये अब्दुल रहीम जो था बेरम खां का पुत्र था। ये बातें, बेरम खां का पुत्र था। इसकी माता का नाम सलीमा बानो या सलीमा बेगम, जिससे अकबर ने विवाह किया था। और सबसे महत्वपूर्ण बात, कई बार एग्जाम में आती है कि अकबर ने इसे खान एक खाना की उपाधि दी थी। खान एक खाना, ये मुगल साम्राज्य में एक अच्छी पदवी होती है, तो इसे खान एक खाना की उपाधि दी गई। ठीक है, ये महत्वपूर्ण। अब आगे जो नेक्स्ट अपन बढ़ रहे हैं, तो टोडरमल, अब्दुल रहीम। अब जो नेक्स्ट है वो है तानसेन। तानसेन के बारे में आप सब जानते हैं, क्योंकि तानसेन एक अच्छा संगीतज्ञ रह चुका है। तानसेन की याद में आज भी संगीत के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण जो पुरस्कार दिया जाता है वो तानसेन पुरस्कार है। ये मध्य प्रदेश के थे, अतः आज भी संगीत के क्षेत्र में मध्य प्रदेश में तानसेन पुरस्कार दिया जाता है, जो सर्वोच्च पुरस्कारों की श्रेणी में आता है। ठीक है, तो तानसेन एक अच्छा संगीतज्ञ था। आपने भी ये याद रखना है कि अकबर का अच्छा संगीतज्ञ था। ठीक है, संगीत की अनेक सारे रागों का इसने अनुवाद किया था या रचना की थी, और ये इतनी अच्छी जो राग निकालता था कि मेघ, जब बादल होते हैं वो भी बरस जाते थे। इतनी अच्छी इसकी जो आवाज थी, मधुरता थी, इसके कारण ये फेमस था। और अन्य इसका जो नाम पूछते हैं कि इसका जो मूल नाम है, बचपन का नाम है, वो है राम तनुज पांडे। राम तनुज पांडे। ठीक है, कुछ इसका जो है गुरु के नाम भी पूछते हैं। और उसके अलावा ये कहाँ का है, तो एमपी का, तो ये बात याद रखनी है, मध्य प्रदेश। ठीक है, उसके अलावा कवि ने इसे कंठाभरण, जो वाणी विलास आदि बहुत सारी उपाधियां भी दी थी। तो ये इनके लिए कुछ
महत्वपूर्ण फैक्ट है तानसेन के बारे में। ठीक है, अपन चौथा जो नवरत्न पढ़ रहे हैं उसका नाम है अबुल फजल। अबुल फजल ये अकबर का अत्यंत ही करीबी और बहुत जो अकबर का बहुत ही महत्वपूर्ण कवि या विद्वान था, और ये अकबर का बहुत ही हितैषी था। ठीक है, अकबर जब इसकी मृत्यु हुई थी, कुछ कहते हैं कि इसकी जब मृत्यु हुई थी जहांगीर ने कुछ षड्यंत्र करके इसको मरवा दिया गया था, और मरवाने के साथ वीर सिंह बुंदेला के हाथों से इसे मरवा दिया गया था। और आगे चलकर जब इसकी मृत्यु की जो खबर है अकबर ने सुनी, तो कुछ ही दिनों बाद अकबर भी मृत्यु, अकबर की खुद की भी, अकबर ने भी अपने प्राण त्याग दिए। तो ये इससे काफी प्रभावित था अकबर ने, और ये अकबर के दरबार में एक अच्छा कवि था, अच्छा कवि था। और इसने इसी ने अकबर के जो बहुत अच्छे ग्रंथ लिखे, जिसमें था एक तो अकबरनामा, आईने अकबरी, आईने अकबरी आदि ये महत्वपूर्ण ग्रंथ लिखे थे। और इसका जिसके बारे में आज भी अपन अकबर के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी उपलब्ध कराने में जो श्रेय जाता है, तो वो केवल और केवल अबुल फजल का जाता है। बहुत अच्छा विद्वान था, इसके बारे में इसे नवरत्नों में डाला गया। ठीक है, अबुल फजल की कुछ और भी विशेष बहुत सारी बातें हैं, और इनमें से ये कुछ है, और ये अकबर का बहुत काफी हितैषी था, और इनके रूप में इसे हम पढ़ते हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट है वो उसका नाम है फैजी। ये फैजी जो था ये भी एक कवि के रूप में था। अच्छा, इसने ये हालांकि होते ये कवि थे, लेकिन कहीं ना कहीं जब युद्ध का नेतृत्व करना होता था, सैनिक अभियान में भी इनको भेजते थे। जैसे अब्दुल रहीम ने खान प्रदेश का जो चांद दिल्ली के संरक्षण में था, वो वहां पे उसको हराया था। तो ऐसे बहुत सारे अबुल फजल ने भी कुछ अभियान किए हैं, तो ये इनके कुछ विशेष अभियान भी है। तो ये कहीं ना कहीं सैनिक सहायता भी देते थे राजा को, और उसके अलावा ये अच्छे विद्वान और कवि थे, तो राजा को कहीं ना कहीं उस क्षेत्र में भी योगदान करते थे। तो ये जो फैजी था, इसने जब अकबर एक अनपढ़ था, अकबर को बिल्कुल पढ़ा लिखा नहीं था, लेकिन जब उसने राजा बनने के बाद में जब खुतबा पढ़ा जाता है मस्जिद में जाकर, तो खुतबे को याद कैसे करे, तो उस याद करने के तरीके को याद कराने के लिए फैजी ने उसे कविता का रूप दे दिया, और कविता का रूप देने वाला एक फैजी था। और इसके अलावा इसने और बहुत सारे जो ग्रंथों की रचना की। फैजी भी एक विद्वानों की श्रेणी में आता है, तो ये भी एक कवि था, यह विद्वान था। ठीक है, और बड़ी एक विशेष बात यह है कि ये दोनों भाई थे, अबुल फजल और फैजी। अबुल फजल और फैजी दोनों भाई थे, और इनका जन्म आगरा में हुआ था। कहाँ हुआ था? आगरा में। और ये नागौर के मूल निवासी थे, आगरा में, और ये शेख के पुत्र थे, और इनका जो जन्म हुआ है वो आगरा में हुआ था, और ये वैसे नागौर के मूल निवासी थे, नागौर के मूल निवासी थे। ठीक है, ये अभी तक इनमें जो सबसे महत्वपूर्ण जो फैक्ट था वो एक अबुल फजल की जो एक अकबरनामा आईने अकबरी। कई बार पूछते हैं कि अकबरनामा किसकी रचना है या आईने अकबरी किसकी रचना। और भी बहुत सारी अबुल फजल की रचनाएं जो अपन कभी और पढ़ेंगे, जब मुगल साम्राज्य का जो साहित्यिक इतिहास पढ़ेंगे तब उसमें अपन और बताएंगे। तो उसके अलावा हमने टोडरमल पढ़ लिया, अब्दुल रहीम पढ़ लिया, तानसेन पढ़ लिया, अबुल फजल पढ़ लिया, फैजी पढ़ लिया। अब जो अपन पढ़ रहे हैं नेक्स्ट एम पर मानसिंह। इसके बारे में तो आप सब जानते हैं, क्यों? क्योंकि ये अपने राजस्थान राठौड़ वंश का, जो ये अपना कच्छावा वंश का था, जयपुर का था, है ना इसका। और ये सेनापति था, मुगलों का सेनापति, सैनिक था, और अपनी जो विद्वता और वीरता के बल पर इसने सेनापति के, सर्वोच्च सेनापति के, हिंदुओं में सबसे अधिक अगर किसी का पद था राजस्व में, और तो उस मनसबदार, वहां पे जो मनसबदारी प्रथा थी, मनसबदार वो होता था जिसे अपने पद के अनुसार वेतन और भत्ते दिए जाते थे, घोड़े दिए जाते थे और सैनिक दिए जाते थे। उन्हीं में सर्वोच्च 7,000 का मनसब इसे प्राप्त था। जो हिंदुओं में सबसे सर्वश्रेष्ठ था वो इसी को प्राप्त था। ठीक है, तो ये मानसिंह सेनापति के तौर पे था, और इसी ने ही अकबर को, जो उदार नीति है अकबर की हिंदुओं के प्रति,
अकबर की हिंदुओं के प्रति जो उदार नीति है कहीं ना कहीं इसका महत्वपूर्ण योगदान था। क्यों? क्योंकि जब इसी के घराने में अकबर का जो अपनी जो उनकी पत्नी थी हरकुबाई, वो इन्हीं की कहीं बहन या रिश्तेदारी में कुछ लगती थी, तो उसी के संबंध अपन पढ़ रहे हैं। मान सिंह इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि इसने हल्दी घाटी का युद्ध किया। हल्दी घाटी का युद्ध जो हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ? 18 जून 1576। ये बहुत महत्वपूर्ण घटना है और इसमें महाराणा प्रताप को हरा नहीं पाए, क्योंकि वो वैसे उनकी सेनाओं को हरा दिया, लेकिन जो उनका उद्देश्य था, मेन उद्देश्य था महाराणा प्रताप को पकड़ना, बंदी बनाकर अकबर के दरबार में पेश करना, वो इसे कंप्लीट नहीं कर पाए। लेकिन हल्दी घाटी का युद्ध मान सिंह मुगल सेना का मुख्य सेनापति था, इसके आधार पर इन्हें याद किया जाता, जाना जाता है। ठीक है, और ये जयपुर के थे, ये भी एक महत्वपूर्ण बात है। जयपुर से इनका संबंध था, कच्छावा वंश से थे, इनका जो वंश था वो कच्छावा वंश से थे, राजपूत थे। ठीक है ना, ये कुछ मानसिंह के बारे में विशेष बातें हैं। और आगे अपन जो नेक्स्ट पढ़ रहे हैं, देखो जो बी, ये है बी, बीरबल। बी से बीरबल। बीरबल से आप सब परिचित हैं। बीरबल जो था ये हाजिर जवाबी था, वाक चतुरी, जो इसकी वाक चतुरता थी वो बहुत तेज थी, और ये हाजिर जवाबी था। कहीं में भी किसी काम में जब राजा को परेशानी आती तो वो इन्हीं के माध्यम से किसी जो उलझन को सुलझाता था, और वह इन्हीं से कुछ न कुछ राय मशूरा लेता था। तो उसी की श्रेणी में बीरबल को आता है। जब ये 1597 में इनकी मृत्यु हो जाती है, अफगानों का जो एक विद्रोह है उसको दबाते हुए इनकी मृत्यु हो जाती है बीरबल की। और ये वाक चतुरी में माहिर थे और इसीलिए बीरबल को जाना जाता है। इनके नवरत्नों में इनका नाम आता है। ठीक है, उसके बाद में जो नेक्स्ट है, इनका नाम है हमीर हुमायूं। हमीर हुमायूं ये अरब का था, ये अरब का था। और उसके अलावा ये अकबर का अरब का निवासी था, और ये अकबर के वैसे तो सैनिक था, सैनिक के आधार पर ये कवि भी था। ठीक है, विद्वान था, कवि वे विद्वान था। नेक्स्ट अंतिम जो पढ़ रहे हैं वो नेक्स्ट है अपना मुल्ला दो प्याजा। मुल्ला दो प्याजा, इसी मुल्ला दो प्याजा क्यों कहा जाता है? ये भी हाजिर जवाबी था, ये बीरबल की तरह ये हाजिर जवाबी था, और ये अकबर को कहीं ना कहीं बहुत सारी बातों में राय देता था, हाजिर जवाबी था। और ये इसका जो नाम मुल्ला दो प्याजा क्यों पड़ा? क्योंकि ये खाने में दो प्याज साथ में लेता था, और इसी के आधार पर इसे अकबर के द्वारा ये उपाधि प्रदान की गई, मुल्ला दो प्याजा। प्याजा के तौर पर इसीलिए कहते हैं, ये थोड़ा नहीं मानने में, लेकिन ये रियल है। ठीक है, इसी आधार पर हमने ट्रिक के माध्यम से टाटा TATA टाटा FMBHM टाटा FMBHM है टोडरमल, अब्दुल रहीम, तानसेन, अबुल फजल, फैजी, मान सिंह, बीरबल, हमीर हुमायूं और मुल्ला दो प्याजा, इनके बारे में जानकारी हासिल की।